हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो मैं दोबारा फिर आ गया हूँ जूरिस्प्रूडेंस के अपने मास्टर नोट्स लेकर। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको कि हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले तो मैं इसको जूम करूंगा ताकि आप लोगों को अपने मोबाइल पर और अपने टैब पर अच्छे से ये दिखे। राइट। तो मित्रों, हम डेफिनेशन कर चुके हैं, नेचर ऑफ लॉ कर चुके हैं। अब सोर्स ऑफ फ्लो करने वाले हैं हम लोग। मैं बता देता हूं, सोर्स ऑफ फ्लो का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, चैनल पर अपलोड हो गया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 में हम काइंड ऑफ सोर्सेज करेंगे। राइट, काइंड ऑफ सोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे जैसा कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ फ्लो हम कर चुके हैं। उसके अलावा सामन का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं और इसमें कीटोन का क्लासिफिकेशन है, वो भी हमने कर लिया। अब करते हैं काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं? तो सबसे पहले कस्टम का नाम आता है। कस्टम आप सभी लोग जानते हैं, हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं जो हैं हम फॉलो करते आ रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं है, मतलब कि ये कह देना कि प्रथाएं फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की गई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन की गई हैं। आप खुद देख लीजिए अपने घर में, आपके घर में कुछ ऐसी प्रथाएं होंगी जो शायद आपके पड़ोस में रहने वाले किसी लोगों से अलग होंगी, उनकी प्रथाएं अलग होंगी। और कमाल की बात है कि कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ भी माना गया है। क्यों माना गया है ये एक बार देख लेते हैं। तो वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में कस्टम के बारे में क्या कहा गया है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप जुडिशरी दे रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, लॉ कॉलेज में है जहां पर आप लोगों को लिखना होता है, तो ये चीजें आपके काफी काम आएंगी। तो ये कहती है कि एज अ लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, देखो सबसे पहले ही बता दिया ना इसने, एज अ लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस। देखो जब भी हम कोई पढ़ते हैं टेक्स्ट को या किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो कीवर्ड्स हैं उन पे ध्यान रखा करो। ये कह रहा है एज अ लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, मतलब एक तो एस्टेब्लिश है, ये स्थापित है, मतलब इसको मान्यता मिली हुई है और बहुत लंबे समय से आप इसको फॉलो कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंसीडर्ड एज इन रिटन लॉ एंड रेस्टिंग फॉर ऑथोरिटी ऑन लॉ, मतलब रिटन लॉ भी इसको कंसीडर करता है। कंसेंट, मतलब कंसेंट मिली हुई है, सहमति। यूजेस का मतलब हो गया प्रयोग, दैट हैज बाय लॉन्ग कंटिन्यूएंस, यानी कि बड़े लंबे समय से निरंतर चल रही है और उसने एक्वायर कर लिया है किसको? बाइंडिंग फोर्स इन लॉ। तो टोटल क्या होगा शब्दों में? ये कहता है कि एक लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है जिसको क्या है, रिटन लॉ में भी कंसिडर किया गया है, कंसेंट भी मिली गई है और प्रयोग भी किया जा रहा है और निरंतरता से किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से, और इसी वजह से इसको बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ भी मिल गई है। तो उसको अपन कस्टम कहेंगे, वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की तरह। तो दिल छोटा मत करना, और भी बहुत सारे थिंकर हैं जूरिस्प्रूडेंस में जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, अब वो भी तो अपनी बात रखेंगे। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू हार्बर्ट स्पेंसर कस्टम क्या होता है। बिफोर एनी डेफिनेट एजेंसी फॉर सोशल कंट्रोल इज डेवलप्ड, तो इन्होंने सबसे पहले यही कह दिया कि सोशल कंट्रोल के लिए कोई भी एजेंसी, निश्चित एजेंसी जो डेवलप हुई थी उससे भी पहले, सोशल कंट्रोल के लिए कोई भी एजेंसी डेवलप हुई हो उससे भी पहले, देयर एग्जिस्ट अ कंट्रोल अराइजिंग पार्टली फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द लिविंग एंड मोर लार्जली फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द डेड। तो हार्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं भैया सोशल कंट्रोल के लिए कोई भी एजेंसी डेवलप हुई हो उससे पहले भी एक एजेंसी थी जो थी कंट्रोल करने के लिए, और वो कहां से निकल के आई? फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन ऑफ लिविंग, मतलब जो लोग थे जो उस चीज को फॉलो कर रहे थे, और मोर लार्जली फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द डेड, मतलब जो मर चुके हैं उनका भी ओपिनियन। अब मर चुके का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज ये परंपरा फॉलो करते थे तो हम करते चले गए, हम आज भी उस परंपरा को करते चले आ रहे हैं। तो हार्बर्ट स्पेंसर ने इसको इस तरीके से रखा। तो ये कहते हैं इट इज अ ट्रेडिशन, मतलब ये एक परंपरा है जो पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, दैट ओरिजिनली गवर्न ह्यूमन कंडक्ट, और ये ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न करती है। मूल रूप से ये परंपराएं ही ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न करती हैं और इस परंपराओं को दिस ट्रेडिशन इज कॉल्ड एज कस्टम। तो श्रीमान हर्बर्ट स्पेंसर के हिसाब से कस्टम ये होता है कि उन्होंने कहा कोई भी डेफिनेट एजेंसी जो सोशल कंट्रोल के लिए डेवलप हुई थी उससे भी पहले कुछ था जो पार्टली डेवलप हुआ, पब्लिक ओपिनियन, जो लोग जिंदा थे और जो लोग जा चुके हैं, और वो क्या करके गए, इस ट्रेडिशन को पास करके गए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, और यही जो चीज थी वो गवर्न करती थी ह्यूमन कंडक्ट को, और इसको कहते हैं कस्टम। ये हार्बर्ट स्पेंसर के हिसाब से हो गया। तो इसमें अगर कीवर्ड ढूंढना चाहो तो पब्लिक ओपिनियन ऑफ लिविंग कर लेना और पब्लिक ओपिनियन ऑफ डेड कर लेना और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कर लेना, हो गया आपका काम। उसके बाद आते हैं सामन।
कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट। सावंत ने सीधा कहा भैया कस्टम सोसाइटी के लिए वो है जो कानून स्टेट के लिए है, यानी कि देर इज नो स्टेट विदाउट लॉ एंड देर इज नो सोसाइटी विदाउट कस्टम। इसका पैसिव मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं, ईच इज द एक्सप्रेशन एंड द रियलाइजेशन टू द मेजर्स ऑफ मैन इनसाइट एंड एबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड जस्टिस। ईच इज द एक्सप्रेशन एंड रियलाइजेशन, मतलब यहाँ कस्टम को भी और लॉ को भी ये कहते हुए चल रहे हैं, एक्सप्रेशन है, रियलाइजेशन है किसका, मानव की अंतर्दृष्टि का और उसकी योग्यता का और उसके उन असूलों को जो राइट एंड जस्टिस की बात करते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, नेचर एंड द ओरिजिन ऑफ द कस्टम। इन कस्टम्स की प्रकृति क्या है, ये कस्टम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, क्या इनका उद्भव है, मतलब कहाँ से शुरू होते हैं। Custom has its origin in the uses or practice of the people in doing certain things in the certain way। तो पहले इस लाइन को मत समझ लो, ये कहते हैं कस्टम का ओरिजिन कहां से आया, इन द यूजेस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोग जानते हैं क्या होता है कि आप किसी चीज को लगातार करते चले आ रहे हैं, और यूजेस का मतलब हो गया प्रयोग, आप प्रयोग कर रहे हैं और फिर उसको लगातार करते चले आ रहे हैं कुछ सर्टेन थिंग्स को सर्टेन तरीकों से, सीधी सी बात है। एंड वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसका एक और गुण है, इज दैट इट इज नॉट कॉन्शियसली फॉर्म, ये कॉन्शियसली फॉर्म नहीं हुआ है। यूजेस डेवलपिंग इनटू कस्टमरी लॉ, ये जो प्रयोग था ना इसका लगातार लंबे समय तक किसी भी चीज का, तभी तो वो कस्टम बनेगी। किसी भी चीज का प्रयोग लंबे समय तक हुआ तो वो कस्टमरी लॉ में आ गया। कस्टमरी लॉ क्या होता है, प्रथागत विधि, प्रथागत कानून, यानी कि ये प्रथा आप फॉलो करते आ रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट देख लो ना, सप्तपदी की 7 फेरे लेने हैं, राइट। तो uses developing into customary law is the oldest form of law making and in its early stages depend for its validity on the willingness of those who generally follow the uses to submit to it। बहुत अच्छी बात यहाँ पे हमें एक देखने को मिली है, ये कहते हैं कि जब uses developing into customary law, जब बहुत लंबे समय तक आपने किसी चीज का प्रयोग किया है, फिर वो आपकी प्रथाओं में आ गई और प्रथा से वो कानून बनी, और ये एक ओल्डेस्ट तरीका है लॉ मेकिंग का। और कस्टम के बारे में इन्होंने एक और चीज कही है, अपनी अर्ली स्टेज में जो कस्टम्स थे ना, हमारी प्रथाएं थी, वो अपनी वैलिडिटी के लिए किस चीज पर डिपेंड करती थी, वो इस चीज पर डिपेंड करती थी, वो लोग जो उनको मानने के लिए अपनी विलिंगनेस देते थे, फॉलो करते थे उनको और अपने आप को उन प्रथाओं में सबमिट करते थे, तभी तो कस्टम को वैलिडिटी मिलेगी, राइट। अब चलते हैं हॉलैंड के पास। हॉलैंड ने कहा यूजेस इज द स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन बाय द पीपल or part of them of rules of conduct, the existence and the general acceptance of which is proved by their regular observance। Uses का मतलब अगेन फिर वो प्रयोग is the spontaneous। spontaneous का मतलब होता है सहज, अविरल, मतलब जिसको करने में कोई परेशानी नहीं है, लगातार चल रहा है, राइट। तो यूजेस इज स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल जो आप प्रयोग कर रहे थे सहज तरीके से कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन है ये लोगों के द्वारा, और पार्ट ऑफ देम या उनके पार्ट ऑफ देम और रूल्स ऑफ कंडक्ट में आता है द एग्जिस्टेंस एंड द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ विच, यानी कि जिसकी उपस्थिति और जिसकी स्वीकार्यता प्रूव करती है बाय द रेगुलर ऑब्जर्वेंस, मतलब आप रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हो, रेगुलरली उसको फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली मान रहे हो, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे पास ऑन कर रहे हो, तो हॉलैंड ने इसको इस तरीके से रखा। अब चलते हैं सेवनी के पास। सेवनी मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है कि सेवनी ने एक थ्योरी दी थी वोल्काजिस्ट, मतलब विल ऑफ द पीपल वाली। अभी हम जब पढ़ेंगे ना स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तब सेवनी को पढ़ेंगे हम डिटेल में। अकॉर्डिंग टू सेवनी, द मेन फाउंडर ऑफ जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल के मेन फाउंडर है, याद रख लेना, जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल। कस्टम इज इसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेज एसोसिएटेड विद द पॉपुलर स्पिरिट। सेवनी कहीं नहीं जाएंगे, लोगों के आसपास ही घूमेंगे, लोगों की विल के आसपास घूमेंगे, ठीक है। ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द पीपल, ये कहते हैं कस्टम इज इसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, मतलब प्राकृतिक ताकतों का एक प्रोडक्ट है। मतलब है ना, पहले व्यक्ति क्या करता था, जब पाषाण काल की बात करूं मैं, प्राचीन काल की बात करूं, तो ये जितनी भी प्रकृति की ताकतें थी, अग्नि थी, हवा थी, वायु, जल, ये सभी देवी देवता लोग इनको मानते थे, राइट। तो ये सेवन ने उससे कनेक्ट कर दिया, ये प्रोडक्ट है किस चीज का, कस्टम प्रोडक्ट है नेचुरल फोर्सेस का, जो एसोसिएट हुई किसके साथ, लोगों की एक्सेप्टेंस के साथ, लोगों की स्पिरिट के साथ। जब एक साथ बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को मानते हैं, प्रकृति के सामने नतमस्तक होते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, तो वो पॉपुलर स्पिरिट बना और उसकी स्वीकार्यता आई, तो उसको सेवेनी ने कस्टम कहा। When people repeat the same action again and again, जब लोग उसी एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं, it assumes, यानी कि इसको मान लेना, द फॉर्म ऑफ हैबिट, वो आदत बन जाता है। एंड व्हेन हैबिट कंटिन्यूज टू बी इन प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट बिकम कस्टम। तो सेविने ने कहा कि जब लोग उस चीज को बार बार रिपीट कर देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं वो उनकी आदत बन जाता है। और जब आदत को बार बार रिपीट किया जाए बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बिना किसी विरोध के,
तो वो कस्टम बन जाता है, आपकी प्रथा बन जाता है, राइट। अब देख लेते हैं काइंड ऑफ कस्टम्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कस्टम शुड बी प्रैक्टिस ऑल ओवर द कंट्री। बिल्कुल ठीक, भारत जैसे देश के लिए तो ये, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन वी हैव, डाइवर्सिटी ऑफ एवरीथिंग वी हैव, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ कस्टम शुड बी प्रैक्टिस ऑल ओवर द कंट्री। जरूरी नहीं है पूरे कंट्री में उसको प्रैक्टिस किया जाए। देयर मे बी अ कस्टम विच इज प्रैक्टिस ऑथोरिटेटिवली ओनली इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी या पर्टिकुलर कम्युनिटी तक रेस्ट्रिक्ट रह सकते हैं कुछ कस्टम। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू काइंड ऑफ कस्टम, नेमली लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। तो लीगल कस्टम को तो आप कहेंगे विधिक प्रथाएं जो हैं, और कन्वेंशनल क्या हो गया, कन्वेंशनल का मतलब हो गया पारंपरिक प्रथाएं, पारंपरिक, राइट। स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, थोड़ा हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है। तो अब देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ कस्टम कैसे। यूजेस, मीनिंग क्या हुआ, रिपीटेड, मतलब यूजेस का मतलब प्रयोग, मतलब प्रयोग। रिपीटेड प्रैक्टिस यानी कि आप बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ट्रेडर यूजिंग अ पर्टिकुलर वेइंग मेथड, हाँ पर्टिकुलर वेइंग मेथड से आप वेट करते हैं, ठीक है। हैबिट, आदत की बात है। सेटल्ड रिपीटेड कंडक्ट, मतलब रिपीटेड कंडक्ट तो है लेकिन रिपीट होते होते इतना रिपीट हो गया कि सेटल हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। ग्रीटिंग एल्डर्स विद फोल्डेड हैंड्स, ठीक है, प्रणाम करते हैं हम हाथ जोड़ के अपने जो वरिष्ठ जन है या बुजुर्ग जन है। कस्टम, हैबिट एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग, वो जो हैबिट है, वो आदत है, वो इतनी रिपीट करी कि अब वो बाइंडिंग हो गई है, कि अब वो जरूरी हो गई है। हिंदू मैरिज रिचुअल्स, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ। कस्टम रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, जब स्टेट कस्टम को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर लोकेलिटी या पर्टिकुलर एरिया में ये कस्टम है और इसको फॉलो करती है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी या लोकेलिटी। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार, राइट। पहले था कि पिता के बाद पुत्र को संपत्ति का मालिक मान लिया जाता था, तो लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब महिला भी इक्वल भागीदार है उसमें। रिकॉग्नाइज कस्टमरी इनहेरिटेंस, हिंदू सक्सेशन एक्ट रिकॉग्नाइज कस्टमरी इनहेरिटेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कैसा चल रहा है, अकॉर्डिंगली अपन लोग अपडेट करेंगे। अब काइंड ऑफ कस्टम देखते हैं। लीगल कस्टम, विधिक प्रथाएं, यानी कि बाइंडिंग बाय इट्स ओन अथॉरिटी, इसकी अपनी अथॉरिटी है, क्योंकि यहाँ लॉ आ गया है ना, तो उसकी अपनी अथॉरिटी होती है। जैसे हिंदू ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो गया। कन्वेंशनल कस्टम, यानी कि पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, बाइंडिंग थ्रू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू बाइंड होती है। जैसे ट्रेड यूजेज इन कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे। जनरल कस्टम हो गया, अप्लाइज थ्रू आउट द कंट्री, जैसे ड्रॉवरी प्रोहिबिशन, हिस्टोरिकली वाइड स्प्रेड, दहेज लेना पाप है, हम दो हमारे दो, दुल्हन ही दहेज है टाइप्स। लोकल कस्टम अप्लाइज विद इन अ लोकल कम्युनिटी, जैसे ट्राइबल इनहेरिटेंस रूल्स, ठीक है, एक ही कम्युनिटी तक वो सीमित रहते हैं। तो ये काइंड्स ऑफ कस्टम है, इसमें लीगल, कन्वेंशनल, जनरल और लोकल, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, LCGC, ठीक है, LCGC या LGC स्क्वायर कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब इजेंशंस देखते हैं, वैलिड कस्टम के इजेंशन। ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि याद करने में आसान रहे, टेबुलर फॉर्म में चीजें रहती है ना, एक क्विक मेमोरी ट्रिगर। अब इजेंशियल क्या है वैलिड कस्टम का, तो सबसे पहले आती है एंटीक्विटी। गलत मत सोचना, एंटीक्विटी कभी बोतल की तरफ चले जाओ। एंटीक्विटी का मतलब होता है प्राचीनता, कितना प्राचीन है। प्राचीन मतलब कितना पुराना है। एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, मतलब हमको याद ही नहीं है तब से ये चीजें चली आ रही हैं। विलेज लैंड यूज प्रैक्टिस इसका बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, लगातार निरंतरता। ऑब्जर्व विदाउट इंटरप्रिटेशन, मतलब इस प्रैक्टिस को ऑब्जर्व किया जा रहा है बिना किसी इंटरप्रिटेशन के, बिना किसी बाधा के। जैसे कम्युनिटी वाटर शेयरिंग रूल्स। पीसफुल एंजॉयमेंट, शांति से आप आनंद ले रहे हैं उसका। फॉलोड विदाउट डिस्प्यूट, यानी कि कोई विवाद ही नहीं है। टेम्पल एंट्री कस्टम, इसको जरा सबरीमाला वगैरह से उससे ऐड मत करना, राइट। एज ऑफ राइट, मतलब अधिकार के तौर पर। ऑब्लिगेटरी है, नॉट परमिसिव। राइट टू वे अक्रॉस लैंड, राइट, इसका बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्य हो मानने के लिए। परमिसिव में आ जाता है, राइट, में हाँ या ना हो जाता है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता, क्लियर है एंड डेफिनिट है बिल्कुल। फिक्स रिचुअल इन मैरिज, अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं तो सप्तपदी आ जाती है, इसके बिना शादी नहीं हो गई, ठीक है। रीजनेबलनेस, अब रीजनेबलनेस का मतलब होता है तर्क संगत, मतलब सुसंगत है, तर्क दिए जा सकते हैं इसके बारे में अच्छे, ठीक है, कुतर्क नहीं है, तर्क संगत। नॉट एब्सर्ड
और अनजस्ट। एब्सर्ड का मतलब हुआ बेतुका और अनजस्ट का मतलब अन्यायपूर्ण। कस्टमरी डॉवरी स्ट्रक डाउन एज अनरीजनेबलनेस, जो प्रथागत मतलब जो दहेज दिया जाता था उसको अनरीजनेबल माना गया। इसके बाद स्टैट्यूटरी कन्फर्मिटी, स्टैट्यूट क्या होता है, कानून विधि, उसने भी कंफर्म कर दिया है, मतलब मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद लेजिस्लेशन, कानून के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। कस्टम कैन नॉट ओवरराइड बीएनएस, ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं कस्टम, चाहे कैसे भी हो। मोरालिटी पब्लिक पॉलिसी, यानी कि यहां पर बात आ गई नैतिकता की। मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता। मस्ट नॉट ऑफेंड देम, सती कस्टम को इनवैलिड कर दिया गया मोरालिटी के ग्राउंड पर। कंसिस्टेंसी, अब ऊपर इसको कंटिन्यूटी के साथ कंफ्यूज मत करना, कंटिन्यूटी तो हो गई निरंतरता और कंसिस्टेंसी क्या हो गई, स्थिरता, स्थिर रहना, जैसे हमारी पृथ्वी स्थिर है ना। तो मस्ट नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद अदर कस्टम, जो दूसरे कस्टम है उनके साथ इसके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म इनहेरिटेंस रूल्स, किस तरीके से इनहेरिटेंस होगी उनमें यूनिफॉर्मिटी है। उसके बाद लोकेलिटी, ठीक है, मस्ट अप्लाई टू ए डेफिनेट लोकेलिटी, एक डेफिनेट लोकेलिटी में अप्लाई होनी चाहिए। एप्लीकेबिलिटी टू सर्टेन एरिया, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जब आप इस वीडियो को देखें, आज देखें, कल देखें, 2 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अच्छा है, बुरा है, वॉट एवर, एवरीथिंग इज वेलकम। अब आते हैं प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट दूसरा है, पहला तो हमने कस्टम कर लिया, अब सेकंड क्या है, काइंड ऑफ कस्टम में प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का सीधा मतलब होता है बच्चों मिसाल, लेकिन जब आप लॉ के जुरिस्डिक्शन में आते हैं ना, लॉ के फील्ड में आते हैं, तो प्रेसिडेंट अलग कॉन्टेक्स्ट में चलता है, होता तो मिसाल ही है, देखो अभी देखते हैं कैसे होता है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट, जुडिशियल का मतलब है न्यायिक और प्रेसिडेंट मतलब मिसाल। न्यायिक मिसाल इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, इट इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉमन लॉ इज अनरिटन एंड ऑन्स इट ओरिजिन टू द जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब यहां पर बहुत सारी नॉलेज है इन 2.5 लाइनों में। क्या नॉलेज है, सबसे पहले तो कहते हैं कि ये फीचर है, एक अलग ही फीचर है इंग्लिश लीगल सिस्टम की। अब इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात क्यों करें, इसका दूसरा नाम है कॉमन लॉ सिस्टम। तो हम जो है ना इंडियंस, हम कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉमन लॉ सिस्टम ब्रिटेन में लागू था। अब ब्रिटेन, अब मुगलों ने, सॉरी ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, तो जब हमें आजादी मिल रही थी तो हमारे पास ऑप्शन था, तो हम कॉमन लॉ सिस्टम के अलावा दूसरे जो सिविल लॉ सिस्टम है या रोमन लॉ सिस्टम है उनको फॉलो कर सकते थे। लेकिन उन लगभग 200 सालों में हम इतने आदी हो गए थे, इतने यूज टू हो गए थे कि हमने सोचा कि अब नया सिस्टम क्या सीखेंगे, तो हमने कॉमन लॉ को ही फॉलो कर लिया, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉमन लॉ इज अनरिटन, बिल्कुल, एंड ऑल्स इट ओरिजिन टू द जुडिशियल प्रेसिडेंट। अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे ना, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, लेकिन ब्रिटेन से जिससे हमने लिया है ना कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो किया है, तो वहां पर जो है वहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है दोस्तों, वहां की पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है। और जो कॉमन लॉ सिस्टम ब्रिटेन में डेवलप हुआ ना, वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से हुआ कि जजेस ने अपना जजमेंट दिया, उस जजमेंट को आधार बनाते हुए कानून बने, दूसरे जो कोर्ट्स थे उन्होंने भी उस जजमेंट को फॉलो किया, राइट। तो जो ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम है या ब्रिटिश सिस्टम है पूरा का पूरा लीगल, वो जुडिशियल प्रेसिडेंट से डेवलप हुआ है। सो प्रेसिडेंट हैव अ बाइंडिंग फोर्स ऑन जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। अब प्रेसिडेंट की एक बाइंडिंग फोर्स होती है जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स पे, मतलब एक सुपीरियर कोर्ट है, उसने जजमेंट दिया, तो जो उससे इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब यहां गलत मत लेना, मतलब जो उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको वो प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा फॉर डिसाइडिंग सिमिलर केसेस इन फ्यूचर, राइट। तो फ्यूचर के सिमिलर केसेस आते हैं, तो जो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में खड़ा होकर कोई एडवोकेट कहता है कि जज साहब देखिए उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था सेम फैक्ट से लगभग, तो उस कोर्ट को वो मानना पड़ेगा। तो अब प्रेसिडेंट, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स। अब प्रेसिडेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ये एक स्टेटमेंट ऑफ लॉ है जो एम्बॉडीड, अंतर्निहित है इन द डिसीजन ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट, जो सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन में अंतर्निहित है, which decision has to be followed by the court and by the court subordinate to its, मतलब बाकी के कोर्ट्स को वो सारे के सारे डिसीजन फॉलो करने पड़ेंगे, और जो सबऑर्डिनेट, बिल्कुल ऐसा समझो हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रेसिडेंट सेट कर दिया, बोला भैया इस तरह के मामलों में आज के बाद ये वाली अप्रोच रखी जाएगी, तो हिंदुस्तान के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो उसको मानने से मना नहीं कर सकते, मजबूरी है। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स। As such, the theory of precedent plays a significant and the important role in the jurisprudence of every country। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। अब चलते हैं सामंत के पास, सामंत क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। The doctrine of precedent has two meanings। सामंत के हिसाब से प्रेसिडेंट की जो डॉक्ट्राइन है, सिद्धांत है प्रेसिडेंट का, इसके 2 मीनिंग है। In a loose sense, precedent include merely reported case laws which may be cited and followed by the courts, right?
तो लूज सेंस में मतलब चलती फिरती सेंस में सामान्य कहते हैं कि ये क्या इंक्लूड करता है, मतलब मियरली रिपोर्टेड केस लो है जो आप साइट कर सकते हैं, और जो फॉलोड जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनको उनको मानना पड़ेगा। ये लूज सेंस में सामान्य ने कहा। और स्ट्रिक्ट सेंस में क्या कहा, प्रेसिडेंट मींस द केस लॉ विच नॉट ओनली हैज अ ग्रेट बाइंडिंग अथॉरिटी बट मस्ट आल्सो बी फॉलोड। मतलब प्रेसिडेंट एक ऐसा केस लॉ है जिसकी जो बाइंडिंग अथॉरिटी है वो बहुत मजबूत है और उसको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डिनाई टू फॉलो दैट। अब जो होल्सवर्थ थे उन्होंने सपोर्ट किया इस डॉक्ट्राइन को लूज सेंस में। इन्होंने कहा इट इज अ ट्रू दैट इन कॉमन लॉ कंट्रीज न्यू लॉज एंड द न्यू लॉज एंड लॉ रिफॉर्म्स हैव इंक्रीजिंगली बीन ब्रोट अबाउट थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये कहते हैं कॉमन लॉ कंट्रीज में जो नए कानून आते हैं वो जनरली पार्लियामेंट के थ्रू आते हैं, यूजुअली इंस्पायर्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे, बट इवन देन द डेवलपमेंट ऑफ केस लॉ स्टिल रिमेन्स अ पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये कहते हैं जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं जहां पे पार्लियामेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत अच्छे से काम कर रही है, वहां पर वो लोग सरकार अपनी पॉलिसीज लाती हैं, पार्लियामेंट के पटल पर रखती हैं, फिर वहां से नए कानून बनते हैं। वो कहते हैं इसके बावजूद भी जो डेवलपमेंट ऑफ केस लॉज होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उनसे जो राइट्स निकलते हैं वो एक पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ है, वो एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ लॉ है। इसका ज्वलंत उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो आर्टिकल 21 देख लो। आर्टिकल 21 में से कितने सारे राइट लिख रहे हैं, राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू शेल्टर, राइट टू होम, बहुत सारे राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 21 में से निकले। और ये कैसे निकले, ये निकले जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, जुडिशियल प्रेसिडेंट से निकले हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप मान के चलना आर्टिकल 21 है। जब भी कहीं आपको प्रेसिडेंट टकरा जाए तो आर्टिकल 21 का जिक्र कर देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आगे चलते हैं। A statement of law made by a judge in a case can become binding on later judges। कोई भी स्टेटमेंट जो देते हैं जज साहब किसी भी केस में वो दूसरे जजेस के ऊपर बाइंडिंग होगी, एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर भी बाइंडिंग होगी, एंड इन दिस वे मे बिकम द लॉ फॉर एवरीवन टू फॉलो। और इसी तरीके से एक कानून बन जाएगा जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। Whether or not a particular decision precedent becomes binding depend on the two main factors, namely precedents binding होता है दो फैक्टर्स की वजह से, वो कौन कौन से हैं। It must have been pronounced by a court which is sufficiently senior। एग्जाम में लिखा ना, अगर प्रेसिडेंट आ जाता है कि क्या दो कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की बाइंडिंग फोर्स इतनी मजबूत होती है, कि ये एक ऐसे कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया हो जो सीनियर हो, सफिशिएंटली सीनियर हो, होपफुली टॉप मोस्ट कोर्ट हो लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। It is only the ratio decidendi that is reasoning behind the decision which is binding। ये देखो दो चीजें होती हैं, ऑबिटर डिक्टा, कल बताया था मैंने आपको। ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, आकस्मिक कथन। जब कोई जजमेंट दे रहे होते हैं ना, और रेशो डिसेंडाई समझ लो पहले क्या होता है। रेशो डिसेंडाई वो होता है जिसके ऊपर आपका जजमेंट बेस करता है, जिसके ऊपर आपका जजमेंट टिका देता है। निर्णय का अधिकार, रेशो डिसेंडाई का मतलब होता है निर्णय का आधार, सॉरी निर्णय का अधिकार नहीं, निर्णय का आधार, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका जजमेंट टिका होता है। और ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, इस निर्णय को सुनाते वक्त, इस आधार को बताते वक्त, इस कोर्ट में इसके बारे में बोलते वक्त जो बीच में टिप्पणी कर दी जाती है उसको ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। राइट, तो आप समझिए आगे। तो ये कहते हैं इट इज ओनली द रेशो डिसेंडाई दैट इज द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन विच इज बाइंडिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मुझे यहां से याद आ जाता है ना। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक तो ओडियाट्रम पार्टम नेमो जुडिक्शन कोजा सुआ, ओडियाट्रम पार्टम हियर द अदर साइड, और नीमो जुडिक्शन कोजा सुआ नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। और तीसरा है रीजन डिसीजन, देयर शुड बी अ रीजन बिहाइंड एवरी डिसीजन। तो आप उसको भी यहां से लिंक कर सकते हो। देखो लॉ में इंटरलिंकिंग और ब्रिजिंग बड़ी चलती है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लोगे ना तो इतना लिखाओगे जिसकी कुछ भी हद नहीं है। राइट, तो इट इज ओनली द रेशो डिसेंडाई दैट इज रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन विच इज बाइंडिंग। उस डिसीजन के पीछे की जो रीजनिंग है वो बाइंडिंग है, और वो बाइंडिंग इफेक्ट लेकर आती है। जेरेमी बेंथन क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट इज अ जजमेंट लॉ। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो जजमेंट लॉ है। ऑस्टिन कॉल्स इट एज अ जुडिशियरी लॉ। ऑस्टिन ने इसको जुडिशियरी का कानून कहा है, बिल्कुल ठीक है। कीटोन होल्ड प्रेसिडेंट एज दोस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कीटोन क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है कोर्ट की which carry with them certain authority having a binding force, जिनमें कुछ authority होती है और binding force होती है। तो इस तरीके से याद रखना कि इंडिया में कानून कौन कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रही है, राइट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है। उसके अलावा राष्ट्रपति महोदय के पास आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, गवर्नर के पास 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तीसरा हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी थ्रू प्रेसिडेंट, ठीक है, लॉ मेकिंग का काम ही कर रही है एक तरीके से।
तो ये आपके लिए एक एड ऑन यहाँ पर हो गया। अब टाइप ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा करना चाहिए प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन। तो ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है आधिकारिक, ठीक है। मीनिंग होता है बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हो गया सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अंडर आर्टिकल 141। परसुएसिव, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली, प्रभाव डालने वाली। नॉट बाइंडिंग, इसमें क्या हुआ, फॉरेन जजमेंट साइटेड इन इंडियन कोर्ट्स। किसी भी फॉरेन जजमेंट को अगर आप इंडियन कोर्ट में साइट कर रहे हैं, खड़े होकर बता रहे हैं साहब फला फला कंट्री के कोर्ट ने फला फला जजमेंट दिया इस सिचुएशन में, तो हमारा जो कोर्ट है उसको देख लेगा, सुन लेगा। जरूरी नहीं है कि वो उसको माने, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो उसको कह सकते हैं कि हाँ जी एक्सेप्टेड है, ऐसा भी कह सकते हैं नहीं भैया हम नहीं मानते। उसके बाद आती है एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव। तो एब्सोल्यूट ऑथोरिटी, जब एब्सोल्यूट वर्ड कहीं पर लग जाए ना तो समझो कि उसके आर पार फिर कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव क्या कहता है, मस्ट बी ओबेड इवन इफ इट इज रॉन्ग, मानना पड़ेगा। एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट वोडका की तरफ मत जाना। एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव है, ये कहता है कि आपको चाहे बेशक गलत भी हो आपको मानना पड़ेगा। जैसे यूके में चले जाओ, हाउस ऑफ लॉर्ड का डिसीजन है, एक बार आ गया तो आ गया भैया, ये वो तीर है जो वापस नहीं हो सकता। उसके बाद आता है कंडीशनल ऑथोरिटेटिव, यानी कि सशर्त। कंडीशनल का मतलब होता है सशर्त आधिकारिक, यानी कुछ शर्तें हैं। बाइंडिंग अनलेस स्पेशल रीजन टू डिपार्ट, जब तक कोई विशेष रीजन ना हो उससे हटने का, उस प्रेसिडेंट को ना मानने का, तब तक वो बाइंडिंग रहेगा। हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं। ओरिजिनल यानी कि बिल्कुल मूल रूप में। क्रिएट न्यू रूल्स, मीनिंग नए रूल्स लेकर आ रहा है। एग्जाम्पल केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आपको याद है ना 1951 से अगर कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच गए हो, 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आया, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से चलता रहा, केशवानंद भारती आया, फिर मतलब एक पूरा का पूरा एक टसल चढ़ा, जुडिशरी के बीच में टसल चला, जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, और ये मिनरवा मिल तक चलता गया। तो केशवानंद भारती ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें। उसके बाद है डिक्लेरेटरी, मतलब डिक्लेयर समथिंग, डिक्लेयर एग्जिस्टिंग रूल्स। डनो वर्सेस स्टीवसन, ड्यूटी ऑफ केयर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा टोट्स में। आगे चलते हैं। बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। बाइंडिंग फोर्स क्या है, वंस अ डिसीजन इज ओवर रूल्ड बाई एनी सब्सिक्वेंट रूलिंग इट लूजेज ऑल इट्स बाइंडिंग ऑथोरिटी। यानी कि आप ओवर रूल कर दें किसी भी सब्सिक्वेंट रूलिंग से एक डिसीजन को, तो उसकी सारी बाइंडिंग ऑथोरिटी खत्म हो जाती है। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल मतलब खारिज कर दिया। एक बेंच बैठी है, उसने पुरानी बेंच, मतलब जो अब की बेंच है वो ज्यादा स्ट्रेंथ में बढ़ी है, उसने पुरानी बेंच के उस डिसीजन को ओवर रूल खारिज कर दिया, और उसके ओवर रूल करते ही उसकी सारी बाइंडिंग ऑथोरिटी खत्म हो जाती है। बट देयर आर सर्टेन अदर सर्कमस्टांसेस व्हिच आल्सो डिस्ट्रॉय और वीकन द बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट आइदर पार्शली और टोटली। अब याद रखना, केवल ओवर रूल ही नहीं है जो बाइंडिंग फोर्स को प्रेसिडेंट की खत्म करती है, इसके अलावा और भी सिचुएशंस हैं जिससे बाइंडिंग फोर्स या तो पार्शली या टोटली खत्म हो जाती है। पहली हुई इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, यानी कानून की अवज्ञा। आपने कानून था कोई इंपॉर्टेंट, उसको इग्नोर कर दिया। अ प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग इफ इट वाज डिसाइडेड इन इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, मतलब आपने इसको डिसाइड कर दिया लेकिन आप उसको जो कानून था उस वक्त जो आपको कंसिडर करना चाहिए था वो आपने करा नहीं। और द कोर्ट न्यू द स्टैट्यूट बट फेल टू अप्लाई इट प्रॉपर्ली, या फिर कानून को उस कानून स्टैट्यूट के बारे में पता था लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाया प्रॉपर्ली। यहां पर दिक्कत क्या हुई, यहां पर दिक्कत ये हो सकती है कि इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सच डिसीजन आर ट्रीटेड एज पर इंक्यूरियम, यानी कि थ्रू लैक ऑफ केयर। पर इंक्यूरियम लिख लेना, पर इंक्यूरियम को कहते हैं थ्रू लैक ऑफ केयर, यानी कि अनजाने में या लापरवाही से। पर इंक्यूरियम का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग अनजाने में या लापरवाही से। तो इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। दूसरा हो गया इनकंसिस्टेंसी विद द सेम कोर्ट डिसीजन। इनकंसिस्टेंसी, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, असंगति विद द सेम कोर्ट डिसीजन। अ कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन कॉन्फ्लिक्टिंग अर्लियर डिसीजंस, मतलब एक कोर्ट है ना वो अपने पहले के कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन से बाउंड नहीं होता। सच कॉन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू, किस वजह से हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट, इग्नोरेंस, इनएडवर्टेंस, फेलियर टू साइट अर्लियर केसेस, राइट। एडवर्टेंस का मतलब क्या हो गया, असावधानी, ठीक है। पहले के केसेस को साइट करने में, उनको कंसिडर करने में आप इग्नोर्ड थे, आपने असावधानी बरती, ठीक है। तीसरा हो गया
इनकंसिस्टेंसी विद द हायर कोर्ट्स। चलिए इसको देख लेते हैं। अ प्रेसिडेंट लूज बाइंडिंग फोर्स कंप्लीटली इफ इट कॉन्फ्लिक्ट विद द हायर कोर्ट डिसीजन। अगर हायर कोर्ट के डिसीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट अपनी बाइंडिंग फोर्स को लूज कर देगा। इसका ज्वलंत उदाहरण बनता है यंग वर्सेस ब्रिस्टल एरोप्लेन कॉर्पोरेशन। कोर्ट मस्ट रिफ्यूज टू फॉलो इट्स ओन डिसीजन इफ इनकंसिस्टेंट विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यू सुप्रीम कोर्ट। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ वो इनकंसिस्टेंस है तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है अपनी डिसीजन को फॉलो करने के लिए। चौथा क्या हुआ? डिसीजन ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट। इफ जजेस आर इक्वली डिवाइडेड अपील इज डिसमिस्ड। इन इंडिया मैटर इज रेफर टू द थर्ड जज। अगर जजेस एक मुद्दे पर, जैसे डबल डिवीजन बेंच बैठी है, दो जजेस हैं, एक जज ने पक्ष में एक ने विपक्ष में, तो क्या हो गया? अब दोनों बराबर हैं तो तीसरे जज को वो भेज दिया जाएगा। प्रेसिडेंट सब साइलेंचो, सब साइलेंशियो ही कहेंगे आई थिंक इसको, अपना अपना वो है प्रोनाउंसिएशन। सब साइलेंशियो का डिक्शनरी मीनिंग होता है चुपचाप या बिना किसी स्पष्ट चर्चा के, बिना किसी स्पष्ट चर्चा के, राइट? मतलब आपने इसके ऊपर कोई चर्चा की ही नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो। आवर डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग इफ द लीगल इशू वाज नॉट आर्ग्यूड और कंसीडर्ड प्रॉपर्ली। जो लीगल इशू था उस मामले में वो तो आर्ग्यू हुआ ही नहीं या उसको आपने कंसीडर नहीं किया अच्छे से। इसका एग्जांपल आता है जेरार्ड वर्सेस वर्थ ऑफ पेरिस लिमिटेड, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है एरोनियस डिसीजन, मतलब जिसमें खुद में गलती है। अ डिसीजन लूज अथॉरिटी इफ इट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग रीजनिंग, रॉन्ग रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है या कॉन्ट्राडिक्ट करता है फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है या उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इस मामले में आपको वो ठीक रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप कानून बना सकते हो, मतलब दे शुड बी इन लाइन एंड लेंथ एंड इज विद द पिच ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर कुछ कानून फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड कर जाते हैं। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ेंगे ना और फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, तब इसको देखेंगे। अभी करते हैं अफर्मेशन रिवर्सल ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, ठीक है। अफर्मेशन का मतलब होता है प्रतिज्ञान और रिवर्सल का मतलब होता है उल्टा करना, ठीक है। तो मुझे पता है कि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये मीनिंग बता देता हूं, शायद आसानी हो जाए। तो इफ अ हायर कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन द डिफरेंट ग्राउंड देन ओरिजिनल रीजनिंग में स्टिल होल्ड परसुएसिव वैल्यू बट बाइंडिंग फोर्स इज वीकेंड। यदि हायर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट से मत लगाना है यहाँ पे, मतलब हायर कोर्ट का मतलब सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। डिसाइड करता है किसी केस को किसी दूसरे डिफरेंट ग्राउंड पे, मतलब पहले वो डिसाइड हुआ प्रेसिडेंट डिफरेंट ग्राउंड पे, इस बार डिफरेंट ग्राउंड पे, तो जो ओरिजिनल रीजनिंग है ना वो ठीक है, परसुएसिव है, फॉलो की जा सकती है, लेकिन बाइंडिंग फोर्स वीक हो जाएगी उसकी। उसके बाद आता है भैया एब्रोगेटेड डिसीजन। एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त कर देना, एक तरीके से खारिज कर देना, निरस्त कर देना। तो अ प्रेसिडेंट सीज टू बी बाइंडिंग इफ ओवर रूल्ड बाई द हायर कोर्ट, रिवर्स्ड और सस्पेंडेड बाय द स्टैट्यूट। या तो ओवर रूल कर दिया है हायर कोर्ट ने, या उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, या सुपरसीडेड बाय द स्टैट्यूट, यानी कि कोई कानून आ गया है उसने उसको सुपरसीड कर दिया है, तो इसमें भी वो बाइंडिंग फोर्स अपनी खो देता है। अब बाइंडिंग एलिमेंट्स इन द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट की बात हो, रेशो डिसेंडाई और उसकी ऑबिटर डिक्टा की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो अब देख लेते हैं इसको। ईच जज इन अ केस विल गिव हिज जजमेंट एंड इट इज नोट दैट एवरी पार्ट ऑफ द जजमेंट दैट एक्ट एज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। बड़ी अच्छी बात कही गई है। हर जज जो होता है हर केस में अपना जजमेंट देता है, जरूरी नहीं है कि उस जजमेंट का हर पार्ट प्रेसिडेंट बने। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट अ जज हु इज यूजिंग अ केस एज अ प्रेसिडेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट पार्ट ऑफ द प्रीवियस जजमेंट विच इज बाइंडिंग अपॉन हिम। तो जब भी वो फैसला दे रहे होते हैं तो वो इतने एबल होने चाहिए, वो रिकॉग्नाइज कर लें कि प्रीवियस जजमेंट का कौन सा पार्ट उनके ऊपर बाइंडिंग है। द पोर्शन ऑफ द प्रीवियस जजमेंट दैट इज बाइंडिंग इज कॉल्ड रेशो डिसेंडाई। मतलब प्रीवियस जजमेंट का वो पार्ट जो बाइंडिंग फोर्स के साथ आ रहा है, जिसको मानने के लिए हम बाध्य हैं, आप बाध्य हैं, जिसको मानना ही पड़ेगा, उसको अपन रेशो डिसेंडाई कहते हैं। और वो क्या होता है? द रीजन फॉर द डिसाइडिंग, कारण क्या था इसको डिसाइड करने का, मेन कोज। दिस कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लॉ विच वाज एसेंशियल टू द जज इन कमिंग टू हिज डिसीजन। और ये एसेंशियल है जजेस के लिए अपने डिसीजंस में। Thus, three shades of meaning can be attached to the expression रेशो डिसेंडाई। तो रेशो डिसेंडाई के लिए आप 3 शेड्स देख सकते हैं, 3 मतलब हो सकते हैं, जो क्या है? द फर्स्ट इज द ट्रांसलेशन ऑफ इट। पहला क्या है इसका ट्रांसलेशन, क्या होगा? इट इज द रीजन फॉर डिसाइडिंग, डिसाइड करने का कारण भी यही बनता है। दूसरा हो जाएगा इट मे मीन द रूल ऑफ लॉ प्रेफर्ड बाय द जज एज द बेसिस ऑफ हिज डिसीजन।
आप इसको क्या मान सकते हैं, रूल ऑफ लॉ मान सकते हैं, जो उन जज ने प्रेफर किया है अपने डिसीजन का आधार बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो डिसीजन का आधार बन रहा है तो वो खुद में रूल ऑफ लॉ होगा, राइट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। आगे चलते हैं, तीसरा, इट मे मीन द रूल ऑफ लॉ विच अदर्स रिगार्ड एज बीइंग बाइंडिंग ऑथोरिटी, और यानी कि ये वो रूल ऑफ लॉ होगा जिसको दूसरे भी एज अ बाइंडिंग ऑथोरिटी के तौर पर देखेंगे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी पढ़ेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं, रूल ऑफ लॉ पता होंगे आप लोगों को, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी दो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑबिटर डिक्टा की तरफ। प्रोनाउंसमेंट ऑफ लॉज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द रेसो डिसेंडाई आर कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा। मतलब ऐसी चीजों के बारे में प्रोनाउंसमेंट करना या बोलना जो पार्ट नहीं है रेसो डिसेंडाई का, वो सब ऑबिटर डिक्टा होगा। हालांकि आकस्मिक कथन होता है ऑबिटर डिक्टा का डिक्शनरी मीनिंग, अचानक कह दी गई कोई बात या चलते फिरते कह दी गई कोई बात, जजमेंट के बीच में जज साहब ने कुछ कह दिया, राइट। आगे चलते हैं, एंड दे आर नॉट ऑथोरिटेटिव, वो आधिकारिक नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होते सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। ऑबिटर डिक्टा में बी डिफाइंड एज मोर कैजुअल एक्सप्रेशंस बाय द कोर्ट विच कैरी नो वेट। वो तो सुना होगा मीन तुम लोगों ने ना, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो इसी तरीके से वो बात थोड़ी सी कैजुअल है जिसका कोई उतना वेट नहीं होता, वो बाइंडिंग भी नहीं होता। इन द कोर्स ऑफ जजमेंट अ जज में मेक वेरियस ऑब्जर्वेशंस। हाँ, जब वो जजमेंट दे रहे होते हैं बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बोलते हैं उनके बारे में जो प्रिसाइजली नहीं पार्ट होते रेलिवेंट टू द इशू बिफोर हिम, जो इशू उनके सामने रेलिवेंट है। फॉर इंस्टेंस ही मे इलस्ट्रेट हिज रीजनिंग बाय रेफरेंस टू द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मतलब वो अपनी रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं, किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को ले लेते हैं, उसको मतलब रेफर करते हैं या इलस्ट्रेट करते हैं। वॉट एवर सेड बाय द कोर्ट बाय द वे ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉ विच ले डाउन अ रूल बट विच इज अननेसेसरी फॉर द पर्पज इन हैंड आर कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा। मतलब जरूरी नहीं है वो जो फिलहाल जजमेंट दे रहे हैं, जो सिचुएशन उनके सामने है, उन्होंने उसके बारे में कुछ कथन कहा या कुछ बातें कही तो वो ऑबिटर डिक्टा बनेगा। These dictas have the force of persuasive authority are not binding upon the courts। कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग, जहां देखो परसुएसिव आ गया ना, मे वर्ड आ गया, वहां पे या तो यस है या यू नो है, मतलब दैट इज टोटली अप टू यू। द कोर्ट में सीक हेल्प फ्रॉम देम बट दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम। उनसे मदद मिल सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनको फॉलो करें। गुड हार्ट डिफाइंड ऑबिटर डिक्टम एज, गुड हार्ट ने ऑबिटर डिक्टा को कैसे डिफाइन किया है, कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ फैक्ट, एक कंक्लूजन जो बेस्ड है किस पर, फैक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, और जिसकी एग्जिस्टेंस कोर्ट ने डिटरमाइन ही नहीं करी। अब रेशो डिसेंडाई वर्सेस ऑबिटर डिक्टा की एक टेबल बनाई है, मीनिंग देख लो। रेशो डिसेंडाई हो गया रीजन फॉर डिसीजन, इस डिसीजन का कारण क्या था। ऑबिटर डिक्टा क्या होगा, इंसिडेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंसिडेंटल तो आप आकस्मिक अचानक से जो ऑब्जर्वेशन की गई है। एग्जाम्पल, रेशो क्या होगी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ऑबिटर क्या होगा, रिमार्क ऑन अमेंडिंग पावर। जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी जा रही थी तो अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कोई रिमार्क कर दिया, दैट विल बी द ऑबिटर डिक्टा। रेशो इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। नेसेसिटी, आवश्यकता देख लीजिए। इजेंशियल, रेशो डिसेंडाई तो इजेंशियल ही है केस के आउटकम के लिए, ऑबिटर डिक्टा इजेंशियल नहीं है। यहाँ पे रेशो क्या हो गया, राइट टू प्राइवेसी बाइंडिंग। ऑबिटर कमेंट्स ऑन द आधार कार्ड पे जो कमेंट्स कर दिया। बाइंडिंग फोर्स, ये बाइंडिंग है, ये परसुएसिव है, परसुएसिव का मतलब में। रेशो आईपीसी यानी कि बीएनएस की इंटरप्रिटेशन। ऑबिटर जज मोरल रिमार्क्स, जो उनके मोरल रिमार्क्स उस बारे में। यूज मस्ट बी फॉलोड, में गाइड कोर्ट्स, ऑबिटर डिक्टा कोर्ट्स को। ऐसा नहीं है कि यूजलेस है ऑबिटर डिक्टा, वो गाइड करते हैं कोर्ट को। और बहुत ऑबिटर डिक्टा ये भी बताती है कि वो जो जजमेंट दे रहा है वो किस माइंडसेट के साथ, किस थॉट प्रोसेस के साथ वहां बैठा है। रेशो हो जाएगी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑबिटर सजेशन ऑन द फेयर ट्रायल, राइट। अब तीसरे के ऊपर चलते हैं, तीसरा हो गया हमारा लेजिस्लेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ लॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि बात स्लिप ना हो जाए, इसलिए आपको बार बार याद दिला रहा हूं। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेकिन मैं करते हैं इसको वाइंड अप अच्छे से, लेकिन पढ़ेंगे तरीके से। द टर्म लेजिस्लेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लेजिस मीन्स द लॉ एंड द लेटम विच मीन्स टू मेक और सेट, यानी कि लॉ को बनाना और सेट करना इज द लेजिस्लेशन। द वर्ड लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन का मतलब हो गया मेकिंग ऑफ लॉ। द टर्म लेजिस्लेशन हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस, अलग अलग तरीकों में इसको इस्तेमाल किया गया है। ब्रॉडेस्ट सेंस का मतलब क्या है, all the methods of law making is the legislation, याद रखना। However, in its technical sense, legislation include every expression of the will of the legislature, मतलब will of the legislature मतलब कानून जो बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। Whether making law or not,
दस रेटिफिकेशन ऑफ अ ट्रीटी विद अ फॉरेन स्टेट, रेटिफिकेशन मतलब अप्रूवल होता है रेटिफिकेशन का, जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना तब पता लगेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाय रेटिफिकेशन भी होता है। रेटिफिकेशन ऑफ अ ट्रीटी, जब आप कोई संधि रेटिफाई करते हैं फॉरेन स्टेट के साथ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, शैल बी कंसिडर्ड लॉ इन दिस सेंस, तो इसको भी लॉ माना जाएगा इस सेंस में, शैल बी कंसिडर्ड एज लॉ इन दिस सेंस। तो चलिए आगे चलते हैं। बट इन स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ को इनेक्ट करना, स्टैट्यूट लॉ पास करना बाय द सुप्रीम और द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। सुप्रीम मतलब पार्लियामेंट हो गया, सबऑर्डिनेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या जो भी कोई अथॉरिटी लॉ मेकिंग करती हो। अब ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं, नहीं ग्रे के पास चलते हैं, मैं कैसे, सॉरी ग्रे मैं भूल गया था, स्किप हो गया था। लेजिस्लेशन इंक्लूड्स फॉर्मल utterance of the legislative organ of the society, nothing to explain, बड़ी सीधी सादी सी डेफिनेशन है। उसके बाद हॉलैंड के पास चलते हैं, ये शायद टाइपो एरर है, टीई हॉलैंड, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मित्रों, लेकिन मैं इसको एडिट कर लूंगा। हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड हैज इंटरप्रेटेड द टर्म लेजिस्लेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस एंड ऑब्जर्व, मतलब जितना हो सकता था उस सेंस में इन्होंने इसको इंटरप्रेट किया। द मेकिंग ऑफ जनरल ऑर्डर्स बाय अवर जजेस इज एज ट्रू लेजिस्लेशन एज कैरिड ऑन बाय द, मतलब आगे जो सोसाइटी है उसके हिसाब से, ठीक है। सो द मेकिंग ऑफ जनरल ऑर्डर्स बाय जजेस एज ट्रू लेजिस्लेशन एज कैरिड ऑन बाय द फर्दर सोसाइटी, या जो भी लोग उस तरीके से इस चीज को देखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं इस विषय में। ब्लैकस्टोन पॉइंटेड आउट दैट द लॉ दैट हैज इट्स सोर्स इन लेजिस्लेशन which may be most accurately termed as enacted law and all other forms may be distinguished as unenacted law। यानी कि ब्लैकस्टोन ने पॉइंट आउट किया, द लॉ दैट हैज इट सोर्स इन लेजिस्लेशन, मतलब कानून जिसका सोर्स लेजिस्लेशन में है, जो मोस्ट एक्यूरेटली आप उसको कह सकते हैं इनेक्टेड लॉ, यानी कि ऐसा कानून जिसको बनाया गया, और उसकी अदर फॉर्म्स में आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अनइनेक्टेड लॉ से, मतलब एक कानून जो बन गया तरीके से बनाया गया है, लेजिस्लेट किया गया है जिसको, और एक ऐसा जिसको अनइनेक्टेड लॉ है। इन इंग्लैंड द फॉर्मर इज कॉल्ड स्टैट्यूट, मतलब इस वाले को जो इनेक्टेड लॉ है इंग्लैंड में इसको स्टैट्यूट कहते हैं कानून, और वाइल द लेटर हैज कॉमन लॉ, जो अनइनेक्टेड है उसको कॉमन लॉ कहते हैं। मैंने बताया था ना पार्लियामेंट सुप्रीम है ब्रिटेन में, ठीक है। ब्लैकस्टोन प्रेफर्स टू कॉल देम रिटन एंड अनरिटन लॉ, ठीक है, ब्लैकस्टोन को रिटन और अनरिटन लॉ के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। अब ऑस्टिन के पास चलते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि लेजिस्लेशन इंक्लूड एक्टिविटीज विच रिजल्ट इनटू लॉ मेकिंग और अमेंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और इंसर्टिंग न्यू प्रोविजन इन द एग्जिस्टिंग लॉज। ऑस्टिन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लेजिस्लेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, लॉ मेकिंग आती है, या अमेंड करना एग्जिस्टिंग लॉ को, या ट्रांसफॉर्म करना, या उनमें नए प्रोविजन इंसर्ट करना, या पुराने डिलीट कर देना। दस देयर कैन बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेटिव एक्ट, तो कोई कानून नहीं हो सकता बिना लेजिस्लेटिव एक्ट के। अब आगे चलते हैं। सामंड कहते हैं, सामंड ऑब्जर्व द लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कंपिटेंट अथॉरिटी। तो सामंड कहते हैं भैया लॉ क्या होता है, लेजिस्लेशन वो सोर्स ऑफ लॉ है जो कंसिस्ट करता है डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स, कि भैया आज से ये कानून है, और उसको कौन डिक्लेयर करेगा, एक कंपिटेंट अथॉरिटी करेगी। कंपिटेंट अथॉरिटी यहाँ कौन हो गई, जो लॉ मेकिंग के लिए एलिजिबल है, राइट। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द टर्म लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट सेंस, मतलब इन्होंने कहा कि आप ये जो टर्म है लेजिस्लेशन, आप इसको 3 डिफरेंट सेंस में यूज कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट सेंस में इट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर द रूल्स ऑफ लॉ डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इज फ्रेम्ड। स्ट्रिक्ट सेंस में मतलब ये वो सोर्स ऑफ लॉ है जहां से रूल ऑफ लॉ डिक्लेयर होता है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। वाइडेस्ट सेंस में लेजिस्लेशन इंक्लूड ऑल मेथड ऑफ लॉ मेकिंग, वाइडेस्ट सेंस में करेंगे तो लॉ मेकिंग के सारे मेथड आ जाएंगे। इन दिस सेंस लेजिस्लेशन में बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेजिस्लेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बेसिस देख लीजिए टाइप ऑफ लेजिस्लेशन का। सोर्स ऑफ पावर, सुप्रीम लेजिस्लेशन 3 है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सोर्स ऑफ पावर क्या है, सोवरेन अथॉरिटी सुप्रीम लेजिस्लेशन की, और सबऑर्डिनेट डेलीगेटेड अथॉरिटी। होता है ना कई बार, जरूरी थोड़ी ना इस देश में कानून पार्लियामेंट ही बना रही है, और भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो रूल मेकिंग पावर है जिनके पास, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए। सुप्रीम में तो इंडियन पार्लियामेंट के एक्ट हैं, सबऑर्डिनेट में क्या हो गया, म्युनिसिपल बाईलॉज हैं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज बनाती है ना अपने बाईलॉज, यहाँ पे टैक्स लगेगा, वहां पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फॉलो करना है, वहां पे वो फॉलो करना है। सेकंड है कंट्रोल की बात करेंगे। सुप्रीम लेजिस्लेशन नॉट कंट्रोल बाई हायर लेजिस्लेचर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कंट्रोल, यानी कि सुप्रीम लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून को कोई कंट्रोल नहीं करता। लेकिन हाँ, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है ना, म्युनिसिपल लॉज, बाई लॉज,
अगर इनमें कोई इशू हो तो आप इसको चैलेंज करते हैं तो ये इनको कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने का एक मतलब यहाँ भी ये है कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं या इस तरह की जो भी अथॉरिटीज हैं जो बाइलॉज वगैरह बनाती हैं, तो वो देखेंगी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी जो हम कानून बना रहे हैं वो जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडीज हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सुप्रीम क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्या हो गया, रेलवे रूल्स हो गए। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट हो गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं, काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, अब लेजिस्लेशन के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के कौन कौन से काइंड्स हैं, चलिए इनको एक बार देख लेते हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशिक, था ना, कॉलोनियल इरा, उपनिवेशिक। ठीक है, लॉ मेड बाय द कॉलोनीज अंडर इंपीरियल कंट्रोल, एग्जांपल लॉज इन ब्रिटिश इंडिया बिफोर 1947। आए थे ना अंग्रेज, जो उन्होंने कानून बनाए थे इंपीरियल कंट्रोल के लिए, जो 1947 से पहले थे। एग्जीक्यूटिव देख लीजिए, कार्यपालिका आप इसको कह सकते हैं। रूल्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव अंडर डेलीगेट अथॉरिटी, जैसे इनकम टैक्स रूल्स हो गए 1962। न्यायिक जुडिशियल कोर्ट मेकिंग रूल्स फॉर प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट रूल अंडर आर्टिकल 145 की प्रोसीजर कैसे रहेगा। म्युनिसिपल आपका हो गया नगर पालिका वगैरह, बायलॉज बाय द लोकल अथॉरिटीज, जैसे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसीडी सैनिटेशन रूल्स। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त या स्वपोषित। रूल्स बाय यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेशन, जो अपने रूल्स खुद बनाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम रेगुलेशंस। डेलीगेटेड, प्रत्योजित, डेलीगेटेड का मतलब होता है प्रत्योजित, जो आगे किसी को दे दिया होगा, भैया आगे तुम देखो इसको, तुम बनाओ कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर कन्फर्म्ड बाय द स्टैट्यूट, मीनिंग इसका मतलब लेजिस्लेटिव पावर दे रखी है इनको, भैया आप अपने लॉज बना सकते हैं। जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशन अंडर सेबी एक्ट, राइट गाइस। चलिए आगे चलते हैं। अब फाइनल की टेक अवेज ले जाओ इस लेक्चर के। कस्टम ओल्डेस्ट सोर्स है, एग्जांपल हो जाएगा हिंदू मैरिज रिचुअल्स, ट्राइबल इनहेरिटेंस, विलेज लैंड यूज। प्रेसिडेंट क्या हो गया, एंश्योर्स स्टेबिलिटी, एग्जांपल हो गया केशवानंद भारती, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। डनो वर्सेस स्टेब्सन, ये डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट हो गया। लेजिस्लेशन में क्या होगा, मोस्ट डायरेक्ट एंड मॉडर्न सोर्स क्या होगा, एग्जांपल इंक्लूडिंग बीएनएस, आईपीसी, सुप्रीम लेजिस्लेशन। सेबी की रेगुलेशंस हो गई, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ओवरऑल देख लो, लॉ डेवलप थ्रू सोशल प्रैक्टिस, कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, प्रेसिडेंट एंड डेलिब्रेट इनेक्टमेंट, यानी कि जानबूझकर बनाए गए कानून, लेजिस्लेशन। तो आगे चलते हैं, और आगे समय आ गया है आप लोगों को विदा लेने का। तो गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में आपको ठीक लग रहा है, कुछ फीडबैक जरूर देना, फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। जहां फीडबैक नहीं होता वहां सुधार कभी नहीं होता। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, और इसी तरीके से डिटेल में करेंगे, और टेबुलर फॉर्म में आपको इसी तरीके से डेटा मिलेगा सारा। सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं www.logicalstudies.com, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर है। सो गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।